एक समय की बात है। एक राज्य के राजा, जिसका नाम राजा भानु प्रताप था, राजा की एक पत्नी जिसका नाम था विद्या, तथा उनका एक बेटा मतलब कि एक राजकुमार जिसका नाम अमृत था। जैसे कि आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में राजा रानी की कहानी में सभी राजाओं को शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था। इसी तरह से राजा भानु प्रताप को भी शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वह शिकार करने के लिए दूर दूर तक अकेले निकल जाते थे। एक बार राजा अकेले शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। वह लगातार 10 दिन तक शिकार करता है। शिकार करने के बाद राजा 10 दिन के बाद वापस घर आ जाता है। राजा के घर आते ही उसके परिवार वाले देखते हैं कि राजा की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। राजा अपने आप से चल फिर भी नहीं सकता था, ना ही अपने घुड़सवारी से उतर कर नीचे जा सकता था। उसके बाद सेना के सेनापति आते हैं और राजा को उतार कर राजमहल में बिस्तर पर लेकर जाते हैं। उसके बाद महारानी विद्या सेनापति को आदेश देती है कि वह जाएं और राज्य के सबसे माने जाने वाले महान वैद्य को बुलाकर राजमहल लेकर आएं। सेनापति जाता है और राज्य के सबसे बड़े वैद्य को महल में लेकर आता है। वैद्य जी राजा की हालत का खबर लेते हैं। उसे अच्छी तरह से देखने के बाद कहते हैं कि राजा की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। लगता है कि अब राजा जी कुछ ही दिन बचेंगे। यह सुनकर रानी के पैरों तले जमीन हिल जाती है। साथ ही साथ राज्य भर में सभी लोगों को यह डर सताने लगता है कि उसके बाद उनका राजा क्या हाल होगा और फिर दोबारा राजा कौन बनेगा। तभी रानी विद्या पूछती हैं वैद्य जी से, राजा को क्या हुआ है जो इतना ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया है। तभी वैद्य जी कहते हैं कि राजा एक प्रकार का श्राप का कार्य किए हैं, जिस कारण उन्हें प्रकृति की देवी का श्राप लगा हुआ। अब राजा का बचना मुश्किल है, क्योंकि इसका इलाज तो मुझे भी नहीं पता है। राजा जी को जो काम नहीं करना चाहिए था, जिस काम पर पूरी तरह से पाबंदी थी, राजा जी ने वही काम किया है। इसी कारण से उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका है। कुछ दिन बीतने के बाद राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु होने के बाद पूरे राज्य में एकदम हल्ला मच जाता है, क्योंकि जैसे ही राजा की मृत्यु होती है, वैसे ही जिस बीमारी से राजा की जान गई है, वह बीमारी अब धीरे धीरे राज्य वाले लोगों को होने लगी थी, क्योंकि प्रकृति देवी की श्राप राजा के साथ साथ राज्यवासियों को भेज दिया गया था, जिस कारण से राज्य भर के लोगों को अब प्रत्येक दिन किसी न किसी को वह बीमारी लगकर मरने का चलन जारी हो चुका था। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी है और रोज़ कोई ना कोई जान से जा रहा है और उसका कोई इलाज भी नहीं मिल रहा। उसके बाद राज्य वाले कहते हैं कि चलो ठीक है,
अब नए राजा का ऐलान किया जाए। तभी सभी लोग मिलकर रानी विद्या जी को नए राजा के रूप में राज्य संभालने का आग्रह करते हैं। सभी लोगों के साथ सेनापति भी आग्रह करता है। सेनापति की बात मानकर महारानी राजा का सिंहासन पर बैठने का आग्रह मान लेती है। रानी गद्दी पर बैठते हुए अपने सेनापति को बुलाती है कि पूरे राज्य भर में जो भी इस बीमारी का पूरी जानकारी तथा इससे बचने का उपाय बताएगा उसे हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। उसके बाद रानी कहती है कि सेनापति जाओ ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, नहीं तो 10 दिन के अंदर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तभी सेनापति जाता है और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पकड़ कर लाता है। राज्य भर की कहानी सुनने के बाद वैद्य जी कहते हैं कि राजा जी जब शिकार पर गए हुए थे तब उन्हें बहुत सुनहरा पेड़ दिखाई दिया। राजा जी ने इस सुनहरे पेड़ को काटने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया था, लेकिन वह सुनहरी पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था। वह प्रकृति की देवी का पेड़ था, जिसे प्रकृति की देवी के द्वारा लगाया गया था तथा इसका स्मरण करने के लिए पूरे पर्यावरण को उसी प्यारे की वजह से अच्छी तरह से देखरेख हुआ करती थी। राजा के पेड़ काटने के आदेश के बाद सैनिकों ने पेड़ काटने के लिए जल्दी भरी थी और वह पेड़ को काट दिया। उसके बाद से ही राजा को प्रकृति की देवी ने श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने इस पेड़ को काटा है उसी तरह से तुम्हारे राज्य तथा तुम्हारे राज्य भर के लोगों के लिए मैं काले बादल की तरह बूंद बूंद बनकर तुम्हारे राज्य तथा वहाँ के वासियों अथवा राजा की जान का कारण बनेगा। उसके बाद महारानी जी ने वैद्य जी से पूछा कि इसका बचने का कोई उपाय बताइए। तभी वैद्य जी कहते हैं कि इसका बचने का तथा इस देवी के श्राप से मुक्त होने का एक ही उपाय है। आपके परिवार से मतलब राजा के परिवार से कोई भी लोग जाकर उस वन परिसर के अंदर 200 पेड़ लगाने होंगे, तभी जाकर प्रकृति की देवी का श्राप मुक्त हो जाएगा। जैसे इस प्रकार का वार तीज चल रहा था, वैसे ही राजकुमार के रूम से आवाज आती है। सभी लोग दौड़े दौड़े तथा सेनापति महारानी राजकुमार के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि राजकुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वहाँ वैद्य जी भी पहुँच जाते हैं और राजकुमार के तबीयत का जायजा लेते हैं। उसके बाद वैद्य जी कहते हैं कि जिस बीमारी से ग्रसित राजा हुआ था उसी बीमारी से ग्रसित राजकुमार भी हो गया है। उधर पूरे राज्य में काले बादल का साया पूरे राज्य भर में घेर लिया था। अब तो पूरे राज्य भर में दिन भर काली बारिश होने लगी थी। यह सब देखकर राज्यवासियों ने दूसरे राज्य जाने का फैसला कर लिया था और बहुत सारे लोग दूसरे राज्य में जाने भी लगे थे। काली बारिश इतनी ज़्यादा तेज हो रही थी कि पूरे शहर में जल जमाव हो गया था। नदी नाले तथा झरने काले हो गए थे। उसके बाद सेनापति से रानी कहती है कि चलो अब हम जाएंगे और वहाँ वन परिसर के अंदर 200 पेड़ लगाएंगे।
बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि सेनापति बोला, ठीक है महारानी, मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं अपने सर पर लूंगा। फिर महारानी और सेनापति दोनों उस वन परिसर में पेड़ लगाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं और पेड़ लगाना शुरू करते हैं, वहां भी काली बारिश होने लगती है। काली बारिश का झटका इतना ज़्यादा जोर लग रहा था कि आदमी को भी उड़ा कर ले जाएगा। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि सेनापति भी वहां रुकने पर नाकामयाब हो रहे थे। महारानी पेड़ लगाना शुरू कर चुकी थी। तभी सेनापति कहता है कि आप पेड़ लगाइए, इस हवा को मैं देख लूँगा। जिस तरफ से हवा आ रही थी, सेनापति उसी तरह अपनी तलवार तथा हवा को रोकने वाली चीज़ें लेकर खड़ा रहा। आखिरकार महारानी 200 पेड़ लगाने में कामयाब हो गई थी। जैसे ही उस वन परिसर के अंदर 200 पेड़ लगाने का काम पूरा हुआ, वैसे ही काले बादल तथा काली बारिश थम गई और फिर उसके बाद राज्य भर के लोगों ने चैन की सांस ली। जैसे ही बारिश खत्म हुई, सेनापति की मौत वहीं पर हो गई थी, क्योंकि बारिश के झटके तथा हवा के झटकों के कारण उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। लेकिन रानी तथा राज्य के वासियों को जान बचाने के लिए वह अपने निरंतर कार्य को अंजाम दिया था। राज्य भर के लोग, सभी लोग खुशहाल थे। लेकिन सेनापति की मृत्यु से महारानी काफ़ी निराश थी। उसके बाद सेनापति की एक मूर्ति बनाई गई और उसे राजमहल के ग्राउंड में लगाया गया। महारानी ने सभी राज्यवासियों को बताया कि आज खुशहाल में अगर राज्यवासी हैं तो इसका पूरा श्रेय उसी सेनापति को जाता है, तथा और भी कार्यक्रम के द्वारा सेनापति को सम्मानित किया गया और हमेशा हमेशा के लिए राज्यवासियों के लिए वह सम्मानित रहेगा, ऐसा वादा किया है। इस मोटिवेशनल स्टोरी में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी कार्य को बिना अनजाने में नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी पेड़ पौधे को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो हमारी ज़िंदगी है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया को अंजाम देने वाले पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में ऑक्सीजन बनने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मनुष्य जीवन भी धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा।